जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद भाई कुमारी माधुरी जी जिंदाबाद भाई कुमारी माधुरी जी जिंदाबाद। पार्टी बच्चे सामने आज उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पद प्रदेश अध्यक्ष के पद पर विराजमान हम सबके अगुआ इस प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय परम सम्मानित माननीय विश्वनाथ पाल जी का जनपद सुल्तानपुर में मैं जोरदार निवेदन करूंगा कि आप लोग ताली बजा करके जोरदार हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करने का काम करें। साथियों, क्योंकि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मान्य बहन जी का बहुत ही जरूरी निर्देश आपके बीच में लेकर के आए हैं, तो जो साथी यहाँ पर हमारे उपस्थित हैं वो चाहे मंच पे हो, चाहे मंच के सामने हो, चाहे मंच के हमारे दाईं तरफ हो, मैं आप सब साथियों का बिना नाम लिए ही बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। खास तौर पर हमारी दो माताएं बहनें बैठी हैं उनका भी स्वागत करता हूँ, मीडिया बंधुओं का भी स्वागत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी बहुत जरूरी संदेश लेकर के मान्य बहन जी का आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपना जो भी पूरा समय है, क्योंकि उस जो संदेश है, जो जरूरी घोषणा है, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम सबके बीच में करेंगे और उस घोषणा के बाद मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम सबको, क्योंकि इस कार्यक्रम के साथ साथ ये कैडर कैंप का भी कार्यक्रम है, हम लोग को गाइडलाइज करने का काम करेंगे। मैं और आपके और प्रदेश अध्यक्ष जी के बीच में रोड़ा ना बनते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। और निवेदन करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए और मान्य बहन जी के जरूरी निर्देश को हम सबके बीच में रखने का काम करें। B.R. अम्बेडकर साहब ने बनाया था और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान बना के जब सौंप रहे थे, उसी वक्त उनको एक आशंका हुई थी। उस आशंका को व्यक्त करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग अगर नियत साफ करके ईमानदारी से इस संविधान को लागू करेंगे तभी ये अच्छा संविधान अच्छा काम कर पाएगा। अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग नियत साफ करके इस संविधान को लागू नहीं करेंगे तो कितना भी अच्छा संविधान है लेकिन ये अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ये इस देश में देखने को मिला कि उस संविधान में तमाम ऐसी आर्टिकल, तमाम ऐसी धाराएं हैं जो कि आज 75-76 साल बीत जाने के बाद भी आज भी उन धाराओं को लागू नहीं किया गया। इस देश में अगर संविधान पूरी निष्ठा ईमानदारी से लागू कर दिया गया होता तो चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, SC ST समाज के लोग हों, चाहे सर्व समाज में गरीब तबके के लोग हों, चाहे समर समाज के गरीब लोग हों, आज सभी समाज को बहुत आगे बढ़ने का मौका मिल गया होता। लेकिन सम्मानित साथियों, ऐसा नहीं हुआ। जैसे आप भलीभांति जानते हैं कि इस देश में, देश की आजादी के वक्त ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन इस देश में साथियों दोहरी गुलामी थी। एक गुलामी अंग्रेजों की थी जो इस देश के सभी लोगों को गुलामी करते थे, दोहरी गुलामी भी इस देश में स्थापित थी जो इस देश के बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी इस देश के रहने वाले कुछ लोग करते थे। वो कुछ लोग कौन थे? जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हर तरह से जो पिछड़े थे। इसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने एक सिफारिश करके साइमन कमीशन मंगाने का काम किया। साइमन कमीशन एक लॉर्ड लिथियन व्यक्ति के नाम से कमेटी बनी, जो कमेटी इस देश में यह सर्वे करने के लिए आई कि जो लोग इस देश में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हर तरह से पिछड़े हैं, इनका सर्वे करके इनको आरक्षण दे दिया जाए ताकि ये भी आरक्षण के बल पर अगड़े लोगों का, पिछड़े लोग भी बराबरी कर सकें। लेकिन ये मेरे साथियों, जब इस देश में साइमन कमीशन सर्वे करने के लिए आया तो इसी देश के रहने वाले कुछ लोग जो आपके आरक्षण का विरोध करना चाहते थे, वो लोग नारा लगा रहे थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। लेकिन धन्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने अथक प्रयास करके उस साइमन कमीशन को इस देश में मंगाने का काम किए और वो साइमन कमीशन गांव-गांव सर्वे करने जाने लगा।
उस कमेटी के साथ में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब भी सदस्य थे। दिन भर तो उस कमेटी के साथ सर्वे कराते थे और रात में उन पिछड़े मोहल्लों में जाते थे बताने के लिए कि कल आपके गांव में भी साइमन कमीशन के लोग आएंगे, आप भी सूची में अपना नाम दर्ज करा देना ताकि आपको भी आरक्षण मिल जाए। मेरे साथियों, जैसे बाबा साहब उस गांव से निकलकर बाहर आते थे, तैसे आपके जो दुश्मन थे, जो आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, ऐसे लोग भी उस गांव में पहुंच जाया करते थे और पहुंचकर पूछते थे क्या डॉक्टर अम्बेडकर आपके गांव में आए थे? तो लोग बताते थे कि हाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब आए थे। तो लोग पूछते थे क्या बता के गए हैं? तो लोग बताते थे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब बता के गए हैं कि कल आपके गांव में भी साइमन कमीशन के लोग आएंगे, अपनी सच्चाई को बता देना ताकि आपको आरक्षण मिल जाए। मेरे साथियों, वो लोग उन लोगों को गुमराह करने के लिए कहते थे कि अगर आप बाबा साहब की बात को मान गए, सूची में नाम दर्ज करा दिए, तो आप SC/ST में हो जाएंगे, आप छोटी जाति में हो जाएंगे, आप नीची जाति में हो जाएंगे। मेरे साथियों, उस वक्त जो लोग बाबा साहब की बात को माने, उन लोगों ने सूची में नाम दर्ज कराया। जो समतल एरिया के लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, वो सूची में नाम दर्ज कराए, वो सूचित जाति में हो गए, और जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, वो सूचित जनजाति में हो गए, यानी SC और ST में हो गए। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। क्योंकि सर्वे किसका हो रहा था? पिछड़ों का। मैं इसको इसलिए क्लियर करना चाहता हूं मेरे साथियों, क्योंकि मैं भी पिछड़े समाज से आता हूं। तमाम हमारे पिछड़े समाज के लोग कहते हैं कि बाबा साहब जो आरक्षण दे करके गए, वो SC और ST को दे करके गए। ये गलत बात है। बाबा साहब इस देश में जितने लोग भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, यानी हर तरह से जो पिछड़े थे, बाबा साहब उनका सर्वे कराने के लिए साइमन कमीशन मंगाने का काम किए थे। लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, वो सूची में नाम दर्ज हुआ, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो गए। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। वही आज बैकवर्ड कहे जाते हैं, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, पटेल हो, सचान हो, कुर्मी हो, मौर्य हो, पाल हो, प्रजापति हो, नाय हो, विश्वकर्मा हो, लोहार हो, राजभर हो, कहार हो। ये मेरे साथियों, जो OBC समाज में आते हैं, वो बचे हुए पिछड़े हैं जो उस वक्त बाबा साहब की बात को नहीं माने, अपने दुश्मनों की बात को माने थे। लेकिन धन्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, उन्होंने आर्टिकल 340 के तहत संविधान में व्यवस्था दिया कि जब कभी इस देश में फिर से सरकारें बनेगी, तो उन सरकारों के बनने के बाद फिर से कमेटी बनेगी और फिर सर्वे किया जाएगा, फिर इन बचे हुए पिछड़ों को भी आरक्षण दिया जाएगा। मेरे साथियों, पहली बार वोट पड़ा 1952 में। 1952 में वोट पड़ा। जब वोट पड़ के सरकारें बनी, तो 1952 में ही एक काका कायरता आयोग का गठन हुआ। पहले कौन सा हुआ था? साइमन कमीशन। फिर क्या हुआ? काका कालेकर आयोग का गठन हुआ। काका कालेकर आयोग ने जो बचे हुए पिछड़े समाज के लोग थे, जिनको आरक्षण नहीं मिला था, इनके लिए सर्वे शुरू हुआ। और सर्वे की रिपोर्ट कब आ गई? 57 में। कमेटी कब बनी? 52 में। इसकी जो रिपोर्ट आई 57 में। और इसके बाद मेरे साथियों, ये रिपोर्ट लागू नहीं की गई। कब तक? 77 तक। कितने साल बीत गए? 20 साल तक। आर्टिकल 340 के तहत संविधान में व्यवस्था भी थी, लेकिन इस देश के हुकूमत करने वाले लोगों की नीयत साफ ना होने के नाते संविधान की धारा को लागू नहीं किया गया और इन पिछड़ों को आरक्षण 20 साल तक नहीं किया गया। किसकी हुकूमतें थी? ये नहीं कांग्रेस की थी, जो आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हम जनगणना कराना चाहते हैं, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी भागीदारी देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, तुम्हारी ही सरकार रही है, तुम्हारे ही पुरखों की रही है, क्या नीति बदल दिया आपने? और आपने हमारे पिछड़ों को आरक्षण 1952 में कमेटी बनी, 57 में रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन 77 तक आप हुकूमत करते रहे। बाबा साहब की संविधान की धारा आर्टिकल 340 को लागू नहीं किया और आरक्षण नहीं दिया।
फिर 77 में कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा बना, गठबंधन बना, और उस गठबंधन के लोगों ने कहा 52% के लोग मेरे साथ आ जाओ, अगर मेरी सरकार बन गई तो मैं आपका काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को लागू करा करके पिछड़ों में आपको आरक्षण दे दूंगा। ये कब तक कहते रहे? जब तक वोट नहीं पड़ गया। जब वोट पड़ गया और इस देश के प्रधानमंत्री बन गए 77 में, तो उन्होंने भी क्या कहा कि ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई, इसलिए इनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये मेरे साथियों, फिर 77 में एक कमेटी बनती है। उस कमेटी ने भी, मंडल कमीशन ने भी सर्वे शुरू किया। इनकी रिपोर्ट कब आती है? 80 में। 80 में फिर भी मेरे साथियों इस पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया। इनका आरक्षण कब मिला? 90 में। 90 में। और पहली रिपोर्ट कब आई थी? 57 में। और 90 तक कितने साल हो गए? 33 साल बीत गए मेरे पिछड़े बैकवर्ड समाज के लोगों। 33 साल तक आपको आरक्षण नहीं दिया गया। और 33 साल बाद 90 में अगर आपको आरक्षण मिला तो कैसे मिला, मैं 2 लाइन उसको बताना चाहता हूं। इस देश में माननीय कांशीराम साहब तो आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन यह मेरे साथियों 1990 में आरक्षण आपको कैसे मिला कि 89 में पहली बार 3 एमपी बहुजन समाज पार्टी के जीत करके आ गए। 3 एमपी बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, और पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी। जब 3 सांसद बहुजन समाज पार्टी के जीत करके आए तो माननीय कांशीराम साहब ने कहा, माननीय बहन जी अब आप पार्लियामेंट तब तक नहीं चलने देंगी जब तक इन पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू करा करके ये सरकार आरक्षण नहीं दे देती है। और माननीय साहब खुद वोट क्लब बोर्ड पर रैली आंदोलन शुरू किए। माननीय साहब बहन जी ने पूरे बहुजन समाज के लोगों से कहा कि आपका आंदोलन तब तक चलना चाहिए जब तक ये मंडल कमीशन लागू नहीं हो जाता। और ये आंदोलन कहां शुरू होगा? ब्लॉक मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर, कमिश्नरी मुख्यालय पर, प्रदेश मुख्यालय पर, और नारा क्या लगाओगे? मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। किसकी सरकार थी? राजा बीपी सिंह। राजा बीपी सिंह की सरकार थी। और ये नारा लगना शुरू किया, पूरे देश में हाहाकार मचा। और प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल जी। और माननीय कांशीराम साहब वोट क्लब बोर्ड पर रैली कर रहे थे। चौधरी देवीलाल जी ने माननीय साहब से कहा कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है। दिल्ली के कुछ दूरी पर पानीपत है, वहां पानीपत में जब माननीय साहब की और चौधरी देवीलाल जी की मुलाकात होती है, माननीय कांशीराम साहब ने समझाया, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने कहा, माननीय साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पिछड़ों की लड़ाई इतनी मजबूती से लड़ रहे हो। तब माननीय साहब ने कहा, चौधरी साहब आप तो पिछड़े समाज के ही हो, और अगर मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूं, आप इस लड़ाई में शामिल हो जाओ। तो माननीय चौधरी साहब ने क्या कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा बीपी सिंह हमको उप प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दे। माननीय साहब ने कहा, अगर पिछड़े होकर के पिछड़े की लड़ाई में आप नहीं शामिल होंगे तब भी आप कुर्सी से आगे आज नहीं तो कल हट जाओगे। धन्य है माननीय साहब। जब समझाए तो चौधरी देवीलाल जी ने कहा, माननीय साहब आपकी बात से मैं सहमत हूं, अभी दिल्ली चल के मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और जैसे वहां से चौधरी देवीलाल जी निकले, तैसे खबर किसको पहुंच गई? राजा बीपी सिंह जी को, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे। राजा बीपी सिंह जी ने माननीय साहब मान्या बहन जी को बुलाया और कहा, बताइए आपकी क्या शर्त है? हम मानने को तैयार हैं, अपने तीनों सांसदों का समर्थन हमें कर दो, हम आपकी बात को मान जाएंगे। माननीय साहब ने जब अपनी शर्त रखी और तब तक ये खबर किसको पहुंच गई? भाजपा के लोगों को, क्योंकि भाजपा के लोग भी उस वक्त बीपी सिंह सरकार को समर्थन दिए थे। जब भाजपा के लोगों को मालूम हुआ, भाजपा के लोगों ने बीपी सिंह माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि अगर आप बहुजन समाज पार्टी के दबाव में, माननीय साहब के दबाव में, बहन जी के दबाव में अगर आप मंडल कमीशन लागू करके अगर पिछड़ों को आरक्षण दे दोगे तो बीपी सिंह जी मैं आपकी सरकार को गिरा दूंगा। किसने कहा? किसने कहा? भाजपा के लोगों ने। ये वो भाजपा जिस भाजपा को आज हमारा पिछड़ा बैकवर्ड समाज अपने कंधे पर बैठा के ढो रहा है और कह रहा है ये हमारी पार्टी।
ये भाजपा के लोगों ने 33 साल बाद भी एक बैकवर्ड पिछड़े समाज के लोगों आपका आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे थे। ये अगर लागू हो गया तो हम सरकार को गिरा देंगे। उनकी सरकार के गिराने के डर से राजा वीपी सिंह भी सत्ते में आ गए।